आपका सवाल भी सही है, क्योंकि इतने सालों में जी देखिए आजादी को आए हुए कितने समय हो गए, 7 दशक से ऊपर हो गया, लेकिन प्रशासनिक सुधार को लेकर के अक्सर बातें अभी भी होती रहती है। कुल मिला के बातें है कि जो भी आपका योजना है उसका पूर्णतः अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 उसमें है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो इम्प्लीमेंटेशन में, कि जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सही तरीके से हो, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को मिल पाए जी। और तीसरा है कि समय पर पूरा हो जाए जो भी स्कीम है। यही सब चीजें होती हैं जिसको लेकर प्रशासन की उपयोगिता मानी जाती है। लेकिन इतने समय में जो देखा गया है, प्रशासन का जो अभी तक जो आशातीत जो हम बोले रिफॉर्म कहें या सुधार कहें, वो अभी तक उतना आया नहीं है। कितने प्रशासनिक आयोग बन गए, उस पे रिकमेंडेशन आ गए, लेकिन कुल मिला के ढाक के वही 3 पार। जनता आज ही अगर कचहरी की बात करें, थाने की बात करें या तहसील की बात करें, तो अभी भी जनता परेशान है और बहुत सी रिपोर्ट्स आती भी रहती हैं। तो लगता है बहुत कुछ करना बाकी है इस क्षेत्र में, और अगर सरकार इस चीज को लेके आ रही है मिशन कर्मयोगी और वाकई ठीक से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका सही तरीके से अगर सरकार इसकी इम्प्लीमेंट करती है और कार्यदक्षता बढ़ती है अपने ऑफिसर्स की, तो जाए फायदा तो जनता को ही होगा। जी हाँ रंजन जी, मुख्यमंत्री भी अलग अलग अफसरों को कामकाज सुधारने की नसीहत देते रहते हैं। समीक्षा बैठकों में भी वो खामियां बताते हैं कि किस विभाग में किस तरह की खामियां हैं। कई बार तो समीक्षा बैठकों में जो बातें सामने आती हैं उसमें देखने को ये मिलता है कि अधिकारियों से ज्यादा जानकारी मुख्यमंत्री को है। मुख्यमंत्री उनको बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, योजनाएं ऐसे बनती हैं, योजनाओं को बनाने के लिए फील्ड में जाना चाहिए, एसी के कमरों से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अफसरों की कार्यप्रणाली में मुख्यमंत्री एक बार नहीं अनेकों बार बोल चुके, मंत्रियों ने भी शिकायतें करी विभाग के कामकाज को लेकर, लेकिन अधिकारियों के काम में या उनके रवैये में किसी तरह का कोई परिवर्तन अभी बिल्कुल नहीं देखा गया। जी, एक तो देखिए उमेश ये है कि जो हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उसमें जो सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है जी, जो भी है, जो अफसर कर्मचारी होते हैं उनको भी, कर्मचारी को भी शामिल करना चाहूंगा जी, वो परमानेंट होते हैं। वो लंबे समय जो ऑफिसर कर्मचारी 30 साल 35 साल से कम तो किसी का सर्विस होता नहीं है, और जाहिर है जनता का जो ज्यादा काम होता है तो जनता सीधे सरकार के पास जा नहीं सकती है जी। तो सरकार सुन लिया आपने, मंत्री भी अपना एक उनका दायरा है और सरकार का भी दायरा है, तो जो मिला के जो प्रशासन का जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाता है जी। चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, जो सरकार की सोच है, जो नीति है, जो निर्णय है, सबको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वह प्रशासन की होती है। तो कई बार होता है कि जो अधिकारी वर्ग समझता है कि भाई हम तो हमेशा है, सरकार आ जाए कल चली जाए, कल दूसरी पार्टी आए, कोई तीसरी पार्टी आएगी जी। तो अगर मन में ये भाव आता है तो वहीं पे दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो मेरा मानना है कि ये जो इस भाव को हटाना पड़ेगा कि भैया परमानेंट है तो दूसरा सरकार भले 5 साल की हो, और जवाबदेही तो आपकी है, संविधान के, अच्छा ठीक है सरकार आप भूल जाइए, जो संविधान है उसके प्रति जवाबदेही आपकी है और उतनी जवाबदेही आपकी सरकार की है। लेकिन अगर आप चीजों को ठीक से टैकल नहीं करेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, संवेदनशील नहीं होंगे और जनता को आप समझेंगे कि ठीक है हमारा काम है, चल जाएगा, हो जाएगा, तो हो जाने वाले भाव पे बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए ये भी देखा गया, उमेश जी आपने देखा भी होगा, बहुत से अधिकारी हैं आगे बढ़ करके प्रोएक्टिव होकर संवेदनशील अधिकारी हैं, और बहुत ही हमने कई बार ऐसे चीज देखा है कि जब सुनवाई हुई, कोई उसमें गरीब आदमी पहुंचा और कलेक्टर या किसी अधिकारी ने उसके अपना उसको पहले उसको खाना खिलाओ, पहले उसको कपड़े पहनाओ, ऐसे भी लोग इसी अधिकारी वर्ग में ही है, कर्मचारी वर्ग में ही है जी जी। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो संवेदनशील नहीं है और समझते हमारा नौकरी है, और अगर नौकरी को नौकरी आप समझेंगे, सेवा नहीं समझेंगे। भाई देखिए हमारा जो IAS को हम बोलते हैं इंडियन सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो सेवा भाव, अगर सेवा को सेवा समझेंगे आप, सेवा भाव से लेंगे तो जनता को दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सी परेशानी दूर हो जाएंगी। और नौकरी समझेंगे आप, अधिकार समझेंगे, चलो 30 साल 35 साल है तो फिर दिक्कतें वही होती है, हम लोग देखते भी दिक्कतें होती भी हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री भी अपने आप को जनसेवक ही बोलते हैं वो।
बोलते हैं। जी रंजन जी, जब अफसरों के रवैये में इस तरह का है कामकाज के ढर्रा उनका, और अधिकारियों के जो कामकाज का ढर्रा है उसका सीधा असर आम नागरिकों के कामकाज पे पड़ता है। जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है, और वो सुविधाएं और वो लाभ जो नियम बने हैं वो आम नागरिकों तक नहीं पहुंचते हैं। तो अधिकारी जो है वो चिकने घड़े की तरह हो गए हैं कि आप कितनी भी नसीहत दीजिए, कुछ भी करिए, उन्हें जो करना है वो करेंगे। जो आपने अभी कहा कि उनको तो 30-32 साल की नौकरी करना है, सरकार तो 5 साल में आती जाती रहती है। इसका एक और पहलू ये भी है रंजन जी कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं अफसरों के यहाँ, उससे ये दिख रहा है कि भ्रष्टाचार करने के मामले में या अपनी जेब भरने के मामले में तो अफसर कोई कोताही नहीं बरतते हैं। उन कामों को तो पंख लग जाते हैं, उन फाइलों को पंख लग जाते हैं जिसमें उनका कोई हित होता है, लेकिन आम नागरिकों के काम के लिए चाहे वो मंत्री चिल्लाएं या मुख्यमंत्री बोलते रहें, उस पर उतना असर नहीं होता है। क्या कहेंगे? नहीं, सही कहा आपने उमेश जी। इसमें देखिए, इसके भी दो पहलू हैं जो आप बता रहे, सही बात है। कई बार होता है कि अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, अगर उनको आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने संविधान या रूल द्वारा जी, तो हमेशा उस सिचुएशन में काम नहीं कर पाएंगे। होता है कि आपने उनको, जैसे IAS है, IPS है, जो केंद्रीय सेवाओं के लोग हैं, उनको संविधान एक प्रोटेक्शन देता है जी। ऐसा नहीं कोई भी आदमी आपको थोड़ा सस्पेंड कर दे, पनिश कर दे। लेकिन होता है कि वो जो प्रोटेक्शन मिलता है वो अपने आप को समझते हैं ठीक है, अब तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, दुरुपयोग करेंगे। तो ऐसे में सरकारी बेबस हो जाती है। ऐसे में लोकायुक्त लोकपाल की बात होती है, ईओडब्ल्यू आ जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत है कि अगर जो भी संस्थाएं हैं, अगर जैसे लोकायुक्त ही है, ईओडब्ल्यू ही है, इसलिए बनाई गई है भाई, जरूरत क्यों पड़ी? अगर ठीक काम करते कोई और अपने संविधान के प्रति जब उत्तरदायी होते, अपना काम ठीक से करते, सरकार को पता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अच्छा देखिए, बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी चाहे लोकायुक्त का मामला लीजिए, जो आपने छापे की बात कही, अभी देखिए तो बाढ़ जैसे आई हुई है। अगर लोकायुक्त का, अगर आप संसाधन को देखेंगे, छापे को देखेंगे, बहुत कम छापे पड़ रहे हैं। अगर ठीक से छापे पड़ने शुरू हो जाए तो मुझे तो भरमार आ जाएगा। आधे तो घर बैठ जाए, इसमें अधिकारी ज्यादा संख्या घर बैठने वालों की हो जाएगी। और दूसरा लोकायुक्त जो टारगेट क्या है, ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऊपर के लोग नहीं है, ऐसा भी देखा गया है। इसी मध्य प्रदेश देखा हमने एक पुलिस अधिकारी, बहुत उच्च पुलिस अधिकारी लिफाफे गिनते पाए गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका। बिल्कुल। तो उसको यही जो भी संस्था अपना काम करे, और ये भी एक डर भय होना चाहिए भाई ठीक है, आप संविधान द्वारा सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सब कुछ है, आप गलत भी करेंगे तो आपको बचे रहेंगे। अगर ये भाव आ गया, ऐसी एक सिस्टम डेवलप हो गया, और भी जगहों पे है भी, और विदेशों में ऐसा है, आदमी उत्तरदायी है, लोग घबराते भी हैं, डरते भी हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन अपने आप कुछ भररासाई है, तो सोचते चलो जो होता है देखा जाएगा, हम करप्शन करके निकल जाएंगे, फिर दिक्कत होती है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए। ये सही है कि अधिकारियों के कामकाज के ढर्रे में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। जिस तरह का ढर्रा है उससे न केवल मुख्यमंत्री नाराज हैं, मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि कर्मयोगी योजना को ला रहे हैं अधिकारियों के कामकाज के ढर्रे को सुधारने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर अकादमी स्थापित करने और एयरो स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ावा देने के वास्ते राज्य सरकार ने 6 जिलों की हवाई पट्टियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार 11 जिलों की हवाई पट्टियों को पहले ही निजी हाथों में सौंप चुकी है। यह हवाई पट्टियां 15 साल के लिए लीज पर दी गई थी। सरकार ने इन हवाई पट्टियों को 5 से लेकर 27 लाख की राशि के लीज रेंट पर आवंटित किया था। सबसे महंगी 26,93,000 की राशि में गुना जिले की हवाई पट्टी दी गई थी, जबकि सबसे सस्ती 5 लाख की राशि में रतलाम जिले में हवाई पट्टी लीज पर दी गई थी। जिन 6 जिलों की हवाई पट्टियां अब निजी हाथों में सौंपी जाएंगी उसमें नीमच, खरगोन, झाबुआ, शिवपुरी, मंडला, सीधी जिले शामिल हैं। पिछले 4 से 5 वर्षों में राज्य सरकार ने जिन 11 हवाई पट्टियों को निजी हाथों में सौंपा था, अब राज्य सरकार ने इन 11 हवाई पट्टियों में से 9 के लीज रिन्यूअल के लिए लाइसेंस फीस में 10% का इजाफा करने का
निर्णय लिया है, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, रीवा, दतिया, उज्जैन, मंदसौर और उमरिया जिले शामिल हैं। जबकि गुना और सागर की हवाई पट्टी के लीज रिन्यूअल में केवल 5% की वृद्धि की जा रही है। निजी कंपनियां हवाई पट्टी पर हैंगर के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसके अलावा पार्किंग वे का भी निर्माण इन निजी कंपनियों के द्वारा ही किया जाएगा। डेवलपमेंट करने के बाद हवाई पट्टियां शासन को वापस सौंप दी जाएंगी। हवाई पट्टी का इस अवधि में संधारण तथा अपग्रेडेशन का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हवाई पट्टियों को लीज पर देने के वास्ते जिस संस्था द्वारा लाइसेंस फीस की अधिकतम राशि का प्रस्ताव दिया जाएगा, उसे 15 वर्ष के लिए हवाई पट्टी लीज पर दी जाएगी। हर 3 साल में लाइसेंस शुल्क में 10% वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है। ये मध्य प्रदेश में कि जो अन्य कई जिले हैं वहां पर हेलीकॉप्टर अकादमी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा एयरो स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी बढ़ाई जाएंगी। यही इसी वजह से राज्य सरकार ने 6 जिलों की हवाई पट्टियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है और इसके लिए विमानन विभाग जो है राज्य सरकार का, वो कार्रवाई शुरू कर चुका है। नीमच, खरगोन, झाबुआ, शिवपुरी, मंडला, सीधी की हवाई पट्टियां निजी हाथों में दी जाएंगी। यहां पर जो हेलीकॉप्टर अकादमी के साथ ही एयरो स्पोर्ट्स की गतिविधियां जल्दी शुरू हो सकती हैं। हवाई पट्टियों को निजी हाथों में सौंपने के लाइसेंस फीस में 10% का इजाफा करने का भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जो पहले दी गई थी। मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर अकादमी और एयरो स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए लंबे समय से प्रस्ताव मिल रहे थे। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इन गतिविधियों को मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए अधिकतम राशि का ऑफर देने वाली संस्था को हवाई पट्टियां लीज पर दी जाएंगी, जहां पर इन गतिविधियों को वो संचालित कर सकेंगे। निजी संस्थाओं को हवाई पट्टियां 15 वर्ष के लिए लीज पर दी जाएंगी। इसके बाद इनका लीज रिन्यू किया जाएगा शर्तों के आधार पर। लीज पर दी जाने वाली हवाई पट्टियों की लीज का जो रिन्यूअल है वो हर 3 साल में होगा। इसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है। इसके लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि करके हवाई पट्टियों को लीज रिन्यूअल किया जाएगा। जो भी अभी लीज की राशि है उसमें 10% की वृद्धि करके ही रिन्यूअल होगा। राज्य सरकार 11 जिलों की हवाई पट्टियों को पहले दे चुकी है। हालांकि वहां पर अभी ऐसी बहुत ज्यादा कोई गतिविधियां शुरू नहीं हुई, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो प्रस्ताव आ चुके हैं और अब गतिविधियां उन जिलों में जल्दी चालू होगी। जो जिलों में दी गई थी उसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, रीवा की हवाई पट्टियों का लीज रिन्यूअल 10% इजाफे से होगा, जबकि दतिया, उज्जैन, मंदसौर और उमरिया की हवाई पट्टियों का भी लीज रिन्यूअल 10% की इजाफे की राशि से किया जाएगा। गुना, सागर की हवाई पट्टियों का जरूर केवल 5% राशि वृद्धि करके ही लीज रिन्यूअल होगा। निजी कंपनियां हवाई पट्टी पर जो हैंगर बनाएंगी, जिस पर वीआईपीज के और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा अन्य और भी जो हैं उनके विमान उतर सकेंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। हवाई पट्टियों पर पार्किंग वे का निर्माण भी निजी कंपनियों को करना होगा। इसके अलावा डेवलपमेंट करने के बाद ये हवाई पट्टियां राज्य सरकार के आधिपत्य में सौंप दी जाएंगी। हालांकि गतिविधियां ये जो निजी कंपनियां हैं वो करती रहेंगी। वहां पर डेवलपमेंट के बाद हवाई पट्टियों का संधारण और अपग्रेडेशन का काम राज्य सरकार को करना होगा। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। राज्य निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से अपेक्स बैंक सहित करीब 40,000 सहकारी संस्थाओं के चुनाव अटके हुए हैं। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी का पद पिछले 2 महीने से खाली पड़ा है। प्रदेश की सभी सहकारी समितियों, संस्थाओं और सहकारी बैंकों के संचालक मंडल का चुनाव राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के द्वारा करा। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपके नेल्स वो परफेक्ट हो सकते हैं। O2 नेल्स इंडिया